हेलो एवरीवन, हेलो बच्चे पार्टी, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द ब्यूटीफुल चैनल इन्फिनिटी साइंस। हम यहाँ पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का फुल डिटेल कॉन्सेप्ट। आज से हम कर रहे हैं एक नए सीरीज का शुरुआत। बहुत ही फेमस बुक है एनसीईआरटी पंच केमिस्ट्री का, उसका करेंगे हम पूरा पोस्टमार्टम, पूरा सॉल्यूशन उसका देंगे। पहले 20-20 क्वेश्चन, फिर 25-25 क्वेश्चन, फिर 30-30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। आप इसे देखो और अपनी पढ़ाई करो, ठीक है? तो कल हम स्टार्ट किए थे एमआर फिजिक्स का सॉल्यूशन, आज हम करेंगे एनसीईआरटी पंच का सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन भी पूरे यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी पंच सॉल्व करते हो, बहुत ही अच्छा बुक है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई के लिए भी चल जाता है। अगर आप इसे सॉल्व करते हो, इसके बाद कोई भी बुक करने की जरूरत नहीं। अपना जो नोट्स है उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो और एनसीईआरटी पंच फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लगाओ, ठीक है? तो एनसीईआरटी पंच का हम फुल सॉल्यूशन रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पंच। पहला क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन वैल्यू 5.041। हाँ, चैप्टर का नाम है मूल कॉन्सेप्ट, ठीक है? मूल कॉन्सेप्ट। इसका और एक भी नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का बेस बनाता है ये चैप्टर। ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है, ठीक है? सिर्फ नोट पढ़ने से नीट में या कोई भी कॉम्पिटिटिव में सिलेक्शन नहीं होता, उसके लिए चाहिए एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। एनसीईआरटी पंच केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छा बुक है, मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। मेरे जो कोचिंग है वहां पर स्टूडेंट्स को भी मैं रिकमेंड करता हूँ। तो देखो एनसीईआरटी पंच का सॉल्यूशन, पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन वैल्यू 5.041। क्या है? 5.041। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट क्या आएगा? देखो, डेसिमल पॉइंट के बाद सारे डिजिट सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है? और डेसिमल से पहले ये तो सिग्निफिकेंट होगा, तो एक सिग्निफिकेंट, 2, 3, 4, तो आंसर होगा 4। आंसर कौन सा है? आंसर यहां पर भी 4 आएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है? एक मिनट रुको, डस्टर लाना भूल गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ 0.582 प्लस 324.65। इसका आंसर क्या होगा? देखो, ऑप्शन ए है 325.24, ऑप्शन बी है 325.23, ऑप्शन सी है 325.2, ऑप्शन डी है 325.232। देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो रूल होता है वो होता है कि मिनिमम डेसिमल प्लेस के टर्म में हमको आंसर देना होता है। तो पहले इसको एडिशन करो, 324.65 प्लस 0.582, तो 2, 8 प्लस 5 13 प्लस 1, यहाँ पर 1 और 4 1 5 2 3। देखो, ये आंसर आया है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट है, सिग्निफिकेंट नहीं, यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस है 1 2 3 और यहाँ पर है 2, तो 2 डेसिमल प्लेसेस के टर्म में हमको आंसर देना है। तो इसको करना होगा राउंड ऑफ, ठीक है? इसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं, कहीं मैंने गलती किया है क्या? 2 8 4 33, ओ यहाँ पर 2 होगा, 2 होगा, ठीक है? तो अगर इसको हम राउंड ऑफ करते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस के टर्म में, तो देखो, अगर कोई भी चीज जो जिसको हमें हटाना है वो अगर लेस देन 5 है, तो पहले के डिजिट में कोई चेंज नहीं होता।
तो ये है 2, ये लेस देन 5 है, तो इसको हम अगर राउंड ऑफ करते हैं तो ये 325.23, तो आंसर होगा बी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, two students x and y has two students, report the mass of a substance as 7.0 ग्राम। इसने किसी को मेजर किया, उसका मास आया है 7.0 ग्राम, और y ने मेजर किया, इसका मास आया 7.00 ग्राम। ठीक है, which of the following statement is correct? तो देखो, अगर कोई ट्रू वैल्यू, इफ इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रू वैल्यू, इफ ट्रू वैल्यू इज नॉट गिवन then most precise will more accurate। तो इधर देखो, ये जो y है, इसने डेसिमल के बाद 2 डिजिट में जाके रीडिंग लिया है, इसने डेसिमल के बाद 1 डिजिट में जाके रीडिंग लिया है, तो ये मोस्ट प्रिसाइज है, मोस्ट प्रिसाइज। अगर ये मोस्ट प्रिसाइज है तो ये ही एक्यूरेट होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, y इज मोर एक्यूरेट, y इज मोर एक्यूरेट। ओके, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, साइंस है, साइंस का मजा लो, इसको रटो मत, ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन वैल्यू ऑफ पाई। देखो, पाई क्या होता है, पाई एक कांस्टेंट है और इसका वैल्यू फिक्स्ड है 3.14। कोई बोलेगा कि इसमें 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, कोई बोलेगा ये इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट बड़े रॉन्ग है, क्योंकि पाई एक एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट नंबर, और एग्जैक्ट नंबर पे इंफिनिटी सिग्निफिकेंट फिगर होता है, इसका कॉन्सेप्ट यही है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इंफिनिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the correctly reported answer of addition of 294406, इसको एडिशन करना होगा with +3.2 and +2.25, इसको एडिशन करना होगा। जो रिजल्ट आएगा, क्वेश्चन है इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। देखो, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसको एडिशन अगर हम करेंगे इसका तो क्या होगा। तो देखो, 294406 +3.2 +2.25, तो क्या होगा 60, 5 4 5 + 4 9, 2 2 4 4 4 8, 3 2 5 9 14 और 3, ठीक है, ये आएगा। और हमें मिनिमम डेसिमल प्लेसेस के टर्म में आंसर देना होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो मिनिमम डेसिमल प्लेस क्या है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, ठीक है, तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट पे जाके हमें आंसर देना होगा, ठीक है। अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो इसका आंसर आएगा 34.9। कैसे, ये 5 से ज्यादा है तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1 से इंक्रीज हो जाएगा, और इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, 3, 1 2 3, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्टली रिपोर्टेड the answer of the area of a rectangle which has length to 12.34 centimeter and width इसका है 1.23 सेंटीमीटर।
तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो क्या रूल लगता है, मिनिमम डेसिमल प्लेस, और डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल लगता है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में रूल लगता है मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में आंसर देना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन चेक कर लेंगे। ऑप्शन ए है 15.2 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 12.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 12 नहीं 15.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी है 15.17 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट है 1 2 3 4, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट है 1 2 3, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 3 हो। तो इसमें तो 1 2 3 4 है, ये नहीं होगा। इसमें यूनिट मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो ये तो नहीं होगा। अब देखो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। अब क्या करेंगे? अब ये क्वेश्चन तुम्हें एग्जामिनर चाहता है कि ये क्वेश्चन पे तुम कैलकुलेशन करो, तो कैलकुलेशन एग्जैक्ट करना पड़ेगा। 12.34 इंटू 1.23, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 1 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 1 जा 3 इंटू 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, तो 2 8 7 प्लस 13 प्लस 4 17 प्लस 1 3 प्लस 1 4 4 4 जा 8, 8 प्लस 3 11, 1 2 1 3 3 2 5 1। तो देखो ये आया, ये आंसर आया है। इसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट के टर्म में इसको क्या करना होगा, इसको राउंड ऑफ करना होगा। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, ये ग्रेटर देन 5 है, तो पहले का नंबर इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द ओके। Next question, if an object has mass 0.2876, then find the mass of 9 objects। 9 ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा? तो एक ऑब्जेक्ट का मास अगर 0.2876 है, तो 9 ऑब्जेक्ट का मास होगा ये फिर से मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगेगा कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में हमको आंसर देना है। देखो 9 एग्जैक्ट नंबर है, 9 एग्जैक्ट नंबर है, क्योंकि यहां पर मेंशन किया हुआ है कि मास ऑफ 9 ऑब्जेक्ट, तो इसमें तो है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें है डेसिमल के पहले जो जीरो होता है वो इनसिग्निफिकेंट होता है, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो ऑप्शन में ढूंढो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट वाला नंबर। तो ऑप्शन ए है 2.5884 ग्राम, ऑप्शन बी है 2.5886 ग्राम, ऑप्शन सी है 2.588 ग्राम, ऑप्शन डी है 2.5 ग्राम। देखो आप क्या, अगर ये क्वेश्चन नीट में आया, नीट क्या होता है, टाइम का गेम होता है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नीट में आया तो आप क्या इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे? नहीं करोगे। ऑप्शन में देखो कहां पर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, कौन सा ऑप्शन में? 1 2 3 4 5 नहीं होगा, कैंसिल। 1 2 3 4 5 नहीं होगा, कैंसिल। 1 2 3 4 आंसर 1 2, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन, x लीटर N2 contain 3 into 10 to the power 22 molecules. Okay, the number of molecules in x by 2 liter of ओजोन मीन्स O3, इसमें कितना मॉलिक्यूल होगा? देखो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मोल, चाहे कोई भी गैस हो, ठीक है। तो अगर x बाई x लीटर पे अगर इतना मॉलिक्यूल्स है,
x लीटर पे अगर इतना मॉलिक्यूल्स है तो x बाई 2 लीटर पे क्या होगा, और मोल मोल प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मॉलिक्यूल्स। तो अगर तुमने वॉल्यूम को आधा कर दिया तो मॉलिक्यूल्स भी आधे हो जाएंगे। अगर एटम्स का यहां पर एटम्स पूछता तो इसका एटॉमिसिटी 2 है, इसका एटॉमिसिटी 3 है, तो अलग कैलकुलेशन होता। डायरेक्ट मॉलिक्यूल पूछा है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, 3/2 इंटू 10⁻22, तो क्या होगा 1.5 इंटू 10⁻22। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Which of the following data illustrate law of conservation of mass? Which of the following data illustrate law of conservation of mass? Option A 56 gram C reacts with 32 gram oxygen produce CO2 44 ग्राम। इसमें तो नहीं होगा, 56 प्लस 32 क्या होता है 6 8 और 88 होना चाहिए था, यहां पर बोल रहा है 44, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, ऑप्शन बी बोल रहा है 1.70 ग्राम ऑफ AgNO3 reacts with 100 ml 0.1 m HCl to produce 1.435 gram of AgCl and 0.63 gram HNO3। देखो यहां पर ना HCl का मास डायरेक्ट नहीं दिया है, इनडायरेक्ट तरीके से दिया है। यहां पर HCl का मास निकालना पड़ेगा, तो पहले HCl का मोल निकालो। चलो कैसे लिखते हैं, कैसे निकालते हैं मोल, 0.1 मोलर, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो मोल्स क्या होगा 0.1 इंटू यहाँ पर वॉल्यूम है 100 ml, तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये होगा 0.01 मोल। 1 मोल HCl का मास क्या होता है, 1 मोल HCl 36.5, ठीक है, तो 0.0 मोल का क्या होगा 0.365। तो इसका टोटल मास क्या होगा 1.70 प्लस 0.365, 5 6 7 3 जा 10 1 2 2065। ये क्या, ये मिलके क्या रिएक्टेंट का मास हो रहा है, देखो 1.435 प्लस 0.63 इज इक्वल टू 56402। हाँ, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन नीट में नहीं होता, जेई में भी शायद नहीं होता, तो ये और ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा। ठीक है, next question, two elements X and Y combine in gaseous state to form XY 1:35.5, इस रेशियो में XY फॉर्म हो रहा है। ठीक है, X का है 1 तो Y है 35.5। द मास ऑफ Y विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 2 ग्राम ऑफ X। देखो
1 ग्राम X reacts with 35.5 ग्राम Y, तो 2 ग्राम X कितने से रिएक्ट करेगा? 71 ग्राम। सिंपल, इजी क्वेश्चन, लल्लन टप लॉलीपॉप क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 3, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4.4 gram of an oxide of nitrogen gives 2.24 liter of nitrogen, and 60 gram of another oxide of nitrogen gives 22.4 liter of nitrogen at STP। देखो इसमें ना वैल्यू देके घुमाया है। क्या बोल रहा है? 4.4 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और 60 ग्राम ऑफ अनदर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो देखो ये नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड है। ठीक है, तो ऐसा वाला हम कौन से लॉ पे देखते हैं? अगर टू एटम्स मिलके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बना रहा है तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई करता है। आंसर होगा इसका 3, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। Next, if law of conservation mass was hold true, then 20, देखो क्या बोल रहा है? If law of conservation of mass is true, law of conservation mass is true, then 28 gram BaCl2 reaction with 9.8 gram H2SO4, 9.8 ग्राम क्या है? H2SO4, और क्या है? will produce 7.3, ये प्रोड्यूस कर रहा है 7.3 ग्राम ऑफ HCl एंड हाउ मच BaSO4। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इस दोनों को जोड़ो, इससे ये घटा दो, तो क्या होगा? आंसर होगा इसका 23.3। मैं यार कैलकुलेशन नहीं किया, आप कैलकुलेशन करके देखो, ये आएगा। ठीक है, next question, the law of conservation of mass holds good for all of the following except, क्या क्या ऑप्शन है? ऑल केमिकल रिएक्शन, किसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं लगता? तो न्यूक्लियर रिएक्शन में नहीं लगता, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आंसर होगा 2, न्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि इसमें ना मास डेफिसिट करके एक कॉन्सेप्ट होता है, वो आप सीखोगे मॉडर्न फिजिक्स में, इसलिए इसमें नहीं लगता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म H2O2 and H2O। अगेन सेम क्वेश्चन, H2O2 and H2O, दो एटम्स, हाइड्रोजन एंड H2O2 and H2O and 2 डिफरेंट ऑक्साइड्स। ठीक है, तो यहां पर कौन सा लॉ करेक्ट हो जाएगा? आंसर होगा, बोलो मेरे साथ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वैल्यू देकर जस्ट कंफ्यूज करता है, कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेशन करने को। टू सेम एटम, टू डिफरेंट एटम मेक्स 2 डिफरेंट ऑक्साइड और 2 डिफरेंट कंपाउंड, तो उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये ट्रिक होता है इन सब क्वेश्चन को जल्दी से करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्रिपल स्टार लगाओ। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया ना तो तोते उड़ा देगा।
क्योंकि मैक्सिमम बच्चा ना कॉन्सेप्ट में नहीं फोकस करता। यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। देखो इस क्वेश्चन को मैं आता हूँ, इस क्वेश्चन में मैं आता हूँ 15 नंबर क्वेश्चन। पहले इजी इजी क्वेश्चन को निपटा लेते हैं ना, पहले ये करते हैं। चलो 15 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? टू एलिमेंट्स एलिमेंट्स two elements x and y combine to form compounds। ये दो मिलके तीनों कंपाउंड बना रहे हैं, ए कंपाउंड, बी कंपाउंड, सी। ओके, the ratio of different masses of y the ratio of different masses of y which combined with fixed mass of x। x का कोई फिक्स मास लो, x का फिक्स मास को फिक्स करो, वो y से क्या बोल रहा है, x का मास फिक्स करो, द रेशियो ऑफ डिफरेंट मासेस ऑफ y which combined with fixed mass of a। x का मास फिक्स करो, उनसे y किस रेशियो में जुड़ता है? कंपाउंड a में y जुड़ता है 1, कंपाउंड b में ए वाई है, कंपाउंड बी में 3 और कंपाउंड सी में ये जुड़ता है 5। ओके, तो ये पूछ रहा है इफ 32 पार्ट बाय मास ऑफ एक्स कंबाइंस विथ 84 पार्ट्स बाय मास ऑफ वाई इन बी, देन in C 16 parts by mass of X will combine with। देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में ना हमको एक का मास फिक्स करना होता है। देखो क्या बोल रहा है कि 32 पार्ट्स ऑफ X reacts with 84 parts of Y। ओके, 32 parts of X reacts with 84 parts of Y। और पूछ रहा है कि 16 पार्ट्स ऑफ मास x विल कंबाइन विद इन b, ये c पर है। इफ 32 पार्ट्स मास ऑफ x कंबाइंस विद 84 पार्ट्स मास ऑफ y इन b, ये कंपाउंड b पर है। तो c पे 16 पार्ट्स ऑफ x will combine with how many parts of y? How many parts of y? पहले लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हम समझते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है, मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? प्रोपोर्शन x और y मिलके सपोज दो कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, सपोज xy एंड x2y। ठीक है, एक के मास को फिक्स करो और दूसरे मास का रेशियो निकालो, तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। देखो 32 पार्ट्स ऑफ x रिएक्ट्स विद 84 पार्ट्स ऑफ y। ठीक है, तो 16 पार्ट्स ऑफ x रिएक्ट्स विद हाउ मेनी पार्ट्स? 84 by 32 into 16। ओके, और पूछा है 16, ये बी में हो रहा है, और पूछा है 16 पार्ट्स ऑफ x will combine with किसमें? C में, इन C। तो देखो y का रेशियो क्या है? B में और C में y का रेशियो क्या है? 3/5। ओके, ठीक है।
तो देखो हमने मास फिक्स कर दिया है एक्स का, तो ये 84/32 इंटू 16 डिवाइडेड बाई, इसमें y का जो पार्ट होगा, सपोज इसको y डैश हम इमेजिन करते हैं, y डैश इज इक्वल टू होगा 3/5। तो ये देखो 2 20 ये होगा 42, तो y डैश विल बी 42 इंटू 42 इंटू 5/3, तो ये होगा 21, ये होगा 21 नहीं, ये होगा 14, तो आंसर होगा 17, तो आंसर होगा 70 पार्ट्स। ओके चलो, ये क्वेश्चन को स्टार मार्क जरूर कर लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो तोते उड़ा देगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, फिर कमेंट करो, फिर मैं दोबारा इसका सॉल्यूशन कल फिर से अपलोड करूंगा नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को लेके हम फिर से बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरोन हैज टू आइसोटोप B10 and B11, okay, boron has two isotope B10 and B11 whose relative abundance 20% and 80%. Atomic weight of boron is, तो कॉन्सेप्ट लगेगा एवरेज एटॉमिक मास का, ठीक है। क्या होगा, समेशन परसेंटेज अबंडेंस इंटू आइसोटोपिक मास, इसका 10 इंटू 20, इसका प्लस इसका है 11 इंटू इसका अबंडेंस 80 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 200 प्लस 880, तो ये होगा 0 8 10, तो ये होगा 10.8। ऐसे अगर क्वेश्चन आता है और ऑप्शन को देख के भी हम आंसर कर सकते हैं। अब अगर चारों ऑप्शन देखेंगे तो ये होगा 10, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 10.5 एंड ऑप्शन डी है 10.8। देखो इन सब क्वेश्चन में ना हम ऑप्शन करके, ऑप्शन को देख के भी कर सकते हैं। देखो किसका परसेंटेज अबंडेंस ज्यादा है, 11 का, और किसका कम है, ये है 10 का 20%। तो जिसका शॉर्ट ट्रिक है ये, जिसका परसेंटेज अबंडेंस ज्यादा होता है, जिसका परसेंटेज अबंडेंस ज्यादा होता है, एवरेज उसके क्लोज आता है हर टाइम, ठीक है। देखो दोनों का एवरेज तो 11 नहीं हो सकता, दोनों का एवरेज 10 भी नहीं हो सकता, इन दोनों का बीच का वैल्यू आएगा। एग्जैक्ट 10.5 नहीं होगा, अगर ये 50 होता तो 10.5 होता, तो ये इसका ज्यादा है, 11 का एबंडेंस ज्यादा है, तो आंसर होगा 10.8। ये इसको बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक। टाइम सेव करने के लिए ये ट्रिक देखो, ऑप्शन देखो, ऑप्शन देख के भी लगाया जा सकता है। अगर ऑप्शन से नहीं होता तो कैलकुलेशन पे जाओ। नेक्स्ट, इंसुलिन हैज 3.4% सल्फर बाय मास, व्हाट विल बी द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, देखो अगर हम लिमिटिंग केस लेके चलते हैं, अगर किसी कंपाउंड में एक किसी एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसका कम से कम एक एटम तो होगा, ये होता है लिमिटिंग केस। ये केस लेके हम सॉल्व करते हैं। तो क्या बोल रहा है, 3.4% बाय मास ऑफ सल्फर है, सल्फर इन इंसुलिन, तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है। तो हम इससे क्या राइट कर सकते हैं कि 3.4 ग्राम है कितने में, 100 ग्राम पे। 1 ग्राम कितने पे होगा, 100 डिवाइडेड बाई 3.4। और अगर मिनिमम एक सल्फर होगा तो वो होगा 32 ग्राम, वो कितने पे होगा, 100 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 3.4। तो इसका आंसर आता है 941।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज है C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 180। कैसे करते हैं? 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, ये कैलकुलेट करना 180 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन into 1 gram atom of nitrogen means 1 mole into atoms 1 mole into atoms means 1 mole into atoms। इसका मतलब क्या है? 1 mole in atoms, 1 mole in atoms। तो N2 का अमाउंट क्या होगा? अगर 1 मोल in atoms है तो N2 का मोल क्या होगा? N2 का मोल होगा इक्वल टू N2 मोल इक्वल टू हाफ मोल। 1 मोल N2 पे 2 मोल N होता है, तो 1 मोल N पे कितना मोल N2 होगा? हाफ मोल ऑफ N2। तो देखो कौन सा ऑप्शन है? 6.02 इंटू 10⁻23 N2 मॉलिक्यूल्स, नहीं ये तो 1 मोल N2 मॉलिक्यूल्स है। 22.4 लीटर N2 एट एसटीवी, नहीं ये भी 1 मोल होता है। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, नहीं ये भी 1 मोल होता है। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, 11.2 लीटर ऑफ N2, क्योंकि यही इक्वल टू हाफ मोल N2 होता है ये। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, 10 ग्राम ऑफ CaCO3, 10 ग्राम ऑफ CaCO3, 10 ग्राम ऑफ CaCO3 मीन्स 0.1 मोल CaCO3, मोल ऑफ CaCO3। क्यों ये क्यों हुआ? CaCO3 का 1 मोल का मास होता है 100 ग्राम, तो 10 ग्राम में कितना मोल होगा? 0.1 मोल इक्वल टू इट कंटेन 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। 1 ग्राम एटम मीन्स 1 मोल ऑफ कार्बन, नहीं एक मोल में तो 1 मोल अगर होता, 1 मोल पे 1 ग्राम एटम कार्बन होता है, तो यहाँ पर तो 0.1 मोल है, तो 0.1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन होता, तो ऑप्शन ये तो नहीं है। ऑप्शन बी, इट कंटेन 0.3 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, 0.3 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, 0.3 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। देखो 1 मोल में 0.1 मोल में 0.3 मोल ऑक्सीजन होगा। अगर इसका 1 मोल में 3 मोल होगा तो 3 मोल ऑक्सीजन एटम होगा, तो 0.1 मोल में कितना होगा? 0.3 मोल ऑक्सीजन एटम, और 0.3 मोल ऑक्सीजन एटम मींस 0.3 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। ऑप्शन सी डी बी ऑफ ऑप्शन सी और डी भी देख लेते हैं। इट कंटेन्स 12 ग्राम ऑफ कैल्शियम, कंटेन्स 12 ग्राम ऑफ कैल्शियम। नहीं देखो, कैल्शियम का मास होता है 40, तो 0.1 मोल में तो 0.4 ग्राम होगा, 12 ग्राम ऑफ तो नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। और ऑप्शन डी है रेफर्स टू 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3, नहीं ग्राम इक्विवेलेंट अलग होता है, इन्फेक्टर से निकलते हैं, तो 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट तो नहीं है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप आप सबको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे ही पूरे एनसीईआरटी पंच का सॉल्यूशन चाहिए तो कीप सपोर्टिंग मी। तो ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ठीक है, बाय।